चैप्टर 25 डीके की एक और जिद कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरे लिए तैयार होना। बोल डीके वहां से चला तो जाता है पर छोड़ जाता है सिस्मिता के मन में ना जाने कितने सवाल। शर्मा हाउस। सिस्मिता अपने कमरे में बैठी अपनी माँ से अपने कितने ही सारों कपड़ों में से कोई एक पसंद करने को कहती है। सिस्मिता, माँ बताओ ना कौन सी पहन कर जाओ मैं आज की पार्टी में। माइत्री जी, प्यारी तुम जो भी पहनोगी उसमें तुम प्यारी ही लगोगी, कुछ भी पहन लो। सिस्मिता, माँ प्लीज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताओ ना। माइत्री जी और सिस्मिता कपड़े देख ही रहे होते हैं कि सिस्मिता के रूम के बाहर खड़ी जीवा बोलती है, मैं कर दूँ तेरी मदद। सिस्मिता जीवा देख खुश होते हुए, हाँ जरूर, बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आ। जवा अंदर आते ही सिस्मिता के गले लग जाती और सिस्मिता भी खुश होते हुए उसके गले लगती है। तभी माइत्री जी अपने गल पर हाथ रखते हुए, ओरे बाबा क्या दोस्ती है, एक दिन नहीं मिली तो गले सले मिला जा रहा है। जीवा सिस्मिता से अलग होते हुए, हाँ आंटी हमारी दोस्ती तो ऐसी है। माइत्री जी, हाँ तुम दोनों का प्यार तो ऐसे ही रहेगा, बस इस आंटी से ही किसी को प्यार नहीं है। जीवा उनकी इतनी स्वीट शिकायत सुन उनसे गले लगते हुए, ऐसे क्यों बोल रही हैं, मुझे आपसे भी उतना ही प्यार है, आप मुझे अच्छा अच्छा खाना तो आप ही खिलाती हो। माइत्री जी उसे दूर होते हुए, अच्छा तो सिर्फ खाने के लिए मुझसे प्यार है। जीवा कुछ खने ही वाली होती है कि सस्मिता, आप दोनों का हो गया हो तो मेरी मदद करेंगे। माइत्री जी, अरे हाँ जीवा बेटा, अब जब तुम आ गई हो तो अपनी दोस्त की मदद कपड़े सिलेक्ट करने में मदद कर दो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाने को कुछ लती हूँ। वो इतना बोल वहां से चली जाती है और अब सिस्मिता के कमरे में सिर्फ वह और जीवा रह गए थे। जीवा मुस्कुराते हुए, बोल मेरी सिमो क्या मदद करनी है तेरी। बैट की तरफ देखते हुए, ये क्या हाल बना रखा है, कपड़े ही कपड़े फैला रखा है चारों तरफ। सिस्मिता अपने बेड पर बैठते हुए, देखना पार्टी के लिए कौन से कपड़े पहनूं समझ ही नहीं आ रहा है। जीवा भी उसके पास बैठते हुए, बस इतनी सी प्रॉब्लम, रुक मैं अभी डिसाइड कर देती हूँ। सिस्मिता, तो मेरे पास क्या बैठ रही है, देख इन कपड़ों में से और बता। जीवा सिस्मिता के उन कपड़ों के ढेर से कुछ कपड़े निकल कर सिस्मिता के ऊपर चेक करने लगती है और एक एक कर रिजेक्ट हो रहे थे, कभी सिस्मिता को नहीं पसंद आता तो कभी जीवा को। अब तक तो माइत्री जी भी उन दोनों के खाने के लिए लाकर कब का जा चुकी थी, लेकिन एक घंटे से इन दोनों ने ये सोचा ही नहीं था कि सिस्मिता को पहना क्या है। सही कहते हैं लोग, लड़कियों को वही देर नहीं होती तैयार होने में, पहले सोचना कौन से कपड़े पहना है, फिर उसके हिसाब से सभी चीज़ों की तैयारी करना, जैसे मैचिंग ईयरिंग, मैचिंग नेल पॉलिश, मैचिंग लिपस्टिक। कुछ लड़कियां तो उसी हिसाब से सैंडल तक खोजने लगती हैं। इसलिए सिस्मिता और जीवा को एक कपड़ा सिलेक्ट करने में इतना वक्त लग रहा है। जीवा कुछ सोचते हुए, मेरी सिमो तू एक काम कर, तू साड़ी पहन ले पार्टी में, और तुझ पे साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। सिस्मिता, नहीं बिजनेस पार्टी है, साड़ी अजीब लगेगी शायद। जीवा उसकी बात सुन सिस्मिता का कबर के पास जाती है और उसे खोल कुछ देखने लगती है। उसकी नज़र उस अलमारी के लेफ्ट साइड में टंगी एक गाउन पर जाती है। जीवा खुश होते हुए, हो गई तेरी प्रॉब्लम सोल्व। सिस्मिता अजीब तरीके से, जैसे वो समझी ही ना हो, ऐसा क्या मिल गया तुझे मेरे उस खाली कबर में। जीवा उसे वो गाउन दिखाते हुए, तेरी खाली कबर में तेरा खजाना मिल गया। सिस्मिता उस गाउन को देखकर, अरे हाँ ऐसा ही कुछ तो मैं सोच रही थी पर हाथ ही नहीं आया ये। जीवा उस कपड़े को उसके पास लेट हुए, तो आ गई ना हाथ में, आखिर ढूंढा किसने है। जीवा खुद पर इतराते हुए उसे इस तरह इतराता देख सिस्मिता की हंसी छूट जाती है और दोनों ही हंसने लगती हैं। जीवा अपनी हंसी को काबू में करते हुए, अच्छा ये सब छोड़, मैंने अपने डैड से बात करी है तेरे जॉब के बारे में, और अच्छा बात तो ये है कि मेरे डैड मान गए हैं। सिस्मिता उसकी बात सुन उसकी खुशी कहीं गायब ही हो जाती है। ये भी उस ख्याल आता है कि जिसके लिए वो पार्टी में तैयार होकर जाना चाहती है उसके साथ तो उसके सफ़र का अंत शायद पहली ही मुलाकात में हो गई थी। सिस्मिता को कहीं ना कहीं ये बात सुन अच्छा नहीं लगा था। उसने ही जीवा से कहा था कि वो उसके लिए अपने पिता से बात करे, पर अब जब जीवा के पिता ने जॉब के लिए हाँ कर दी तो उसका मन खुश ही नहीं है। जीवा वो खामोश देख उसे पूछती है, क्या हुआ सिमो, तुझे न्यूज़ सुनकर खुशी नहीं हुई। सिस्मिता अपने ख्यालों से बाहर आते हुए एक मुस्कुराहट के साथ, अरे कैसी बात कर रही है, मुझे खुशी क्यों नहीं हो गई, मेरे कहने पर ही तूने अंकल से बात की और अंकल मान गए।
जीवा उसके कंधों पर हाथ रखते हुए सीरियस टोन में, देख सिस्मिता, तुझे ये जॉब किसी मजबूरी में करने की जरूरत नहीं है। अगर तू चाहे तो कभी भी इस जॉब को लेफ्ट कर सकती है। सिस्मिता एक स्माइल के साथ उसे गले लगते हुए, थैंक यू जीवा, ऐसा कुछ होगा तो मैं जैसे हर बात तुझे से बोलती हूँ वैसे ये भी बोल दूंगी। जीवा और सिस्मिता कुछ देर ही बात करते रहते हैं और दोपहर के लंच के बाद ही जीवा वहां से जाती है। सिस्मिता एक बार फिर अपने कमरे में होती है, पर अकेले होती है और एक गहरी सोच में डूबी हुई रहती है। वो अपने मन में, क्या कर रही हूँ मैं, जॉब छोड़ सर को छोड़ जाने वाली हूँ मैं, और मैं उनके लिए तैयार होना चाहती हूँ क्यों? सवाल है पर जवाब नहीं। सिस्मिता ये सब सोच ही रही होती है कि फोन के रिंग होने से वह अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह जाकर टेबल पर रखी हुए अपनी फोन को उठाती है तो उस पर रिया का नाम शो कर रहा था। सिस्मिता फोन उठाकर, हेलो, हाँ बोलो रिया। रिया फोन के दूसरे साइड से, सिस्मिता मेरी जान कहाँ हो तुम, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम हो कहाँ? सिस्मिता रिया की बातों को ना समझते हुए, रिया हुआ क्या? सर ने तो सभी को घर जाने की परमिशन दे दी थी, तो अब मुझे क्यों खोजा जा रहा है? रिया मेरी जान, हमें शम की पार्टी के लिए तैयारी करने को कहा गया था, यानी घर जाकर अपने पार्टी में पहनने वाले कपड़े लेकर आना था हमें, और पार्टी की तैयारी करनी होती है। वर्मा मेंशन की किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का काम तो उसके एम्प्लॉइज का ही होगा। सिस्मिता, तो मुझे पहले बताना था ना, लेकिन हम कपड़े क्यों लेकर आएंगे? रिया क्योंकि हम यहीं पर रेडी हो सके, हमें एक तैयार होने तक का ही तो सिर्फ काम नहीं होता ना मेरी जान। सिस्मिता, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गई, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। और फोन कट हो जाता है। सिस्मिता अपने कपड़े को लेकर और मायत्री जी को रात को लेट होगा आने का बोल घर से निकल ऑटो पकड़ वर्मा मेंशन के लिए निकल जाती है। वर्मास की एक खास बात थी कि वो कभी भी पार्टी वर्मा मेंशन में ही दिया करते थे, चाहे वो छोटी पार्टी हो या कोई बड़ी पार्टी। उसकी तैयारी हमेशा है एक हाई लेवल तक की जाती थी, और भोपाल के इस सुंदर से शहर में वर्मा का एक अलग ही निखार हुआ करता है। सिस्मिता जैसे ही ऑटो से निकलकर वर्मा मेंशन के अंदर जाती है तो उसकी तो तैयारी देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सिस्मिता जूली के पास जाकर, ये क्या हो रहा है जूली, सर ने तो एक छोटी सी पार्टी बोली थी, तो फिर ये सब? जूली उसकी बात का जवाब देते हुए, अरे सिस्मिता तुम शायद भूल रही हो, ये वर्मास की पार्टी है, तो इतना तो होना ही है। तभी रिया सिस्मिता के पीछे से आते हुए, चाहे पार्टी छोटी हो या बड़ी, तैयारी तो एवं होती है। सिस्मिता थोड़ा वैद सा फेस बनाते हुए, इतनी भी क्या तैयारी करना, जब पार्टी छोटी है लोग ज्यादा आएंगे नहीं। जूली सिस्मिता के कंधे पर हाथ रखते हुए, किसने कहा कि लोग ज्यादा आगे नहीं, इस छोटी सी पार्टी में भी 400 लोग आ रहे हैं और मीडिया वाले वो अलग से। सिस्मिता, क्या 400 लोग पार्टी में आ रहे हैं? वो तीनों बात कर ही रही होती हैं कि मामा जी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गली की कोई आम पार्टी सी पार्टी है? उनकी इस बात पर सिस्मिता कोई जवाब नहीं देती और कुछ काम बोल वहां से चली जाती है। मामा जी उसे वही जाते देखते रहते हैं और वह भी वहां से चले जाते हैं। रिया और जूली आपस में, रिया कुछ हुआ है क्या? जूली, सर के मामू तो कभी किसी से इस तरह बात नहीं करते, फिर आज? जूली, मुझे कुछ खास तो नहीं पता, पर इन दिनों मैंने देखा शायद सर को सिस्मिता का सेक्रेटरी बसना पसंद नहीं आया है, डी के सर का। रिया, पर जो भी हो सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे छोड़ हम अपना काम करते हैं। रिया, जूली और सिस्मिता की सच इन दिनों में एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो जानने लगे थे कि सिस्मिता की उम्र कम है पर समझदारी है, वो एक मेहनती लड़की है, और तो और उन सभी एम्प्लॉइज को इतना तो समझ आ गया था इन दिनों में कि सिस्मिता एक अच्छी लड़की है। सिस्मिता डीके की स्टडी रूम में उसके लिए कॉफी लेकर पूछती है तो वह पाती है कि डीके फोन पर किसी को आज की पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा होता है। सिस्मिता बिना कुछ कहे कॉफी को डेस्क पर रख जाने लगती है कि उसे डीके की आवाज आती है जो उसे कह रहा होता है, तैयारी हो गई शाम की तुम्हारी? डीके ने फोन को टेबल पर रखते हुए कहा। सिस्मिता रुककर पलटते हुए, मेरी तैयारी हुई हो ना हो उसे क्या फर्क पड़ता है? डीके कॉफी का कप उठाते हुए, फर्क पड़ता है, तुम सेक्रेटरी हो डीके वर्मा की पार्टी में, तुम कैसी लगती हो कैसी नहीं किसका ख्याल तो रखना ही होगा। सिस्मिता बिना कुछ कहे डीके के सामने एक कागज देते हुए, कोई जरूरत नहीं है आपको अपनी सेक्रेटरी की ख्याल रखने की। डीके उस कागज को लेते हुए, क्या है इसमें? सिस्मिता बड़े ही शांत भाव से,
जो मैंने आपसे कहा था वही है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। ये मेरा रिजाइन लेटर है। डी के उस लेटर को खोलकर देख बिना कि किसी भाव के, हाँ हम तो जॉब मिल गई तुम्हें। सुस्मिता, जी हाँ, जैसा मैंने कहा था उस हिसाब से मैं कल जॉब पर नहीं आऊंगी, मैं अपनी न्यू जॉब पर जाऊंगी। डी के अपने हाथों को टेबल पर रख उसके उंगलियों को जोड़ते हुए, न्यू जॉब तुम्हारी दोस्त की डैड की कंपनी में, राइट। सुस्मिता उसके मुंह से अपने दोस्त और उसके डैड का जिक्र सुन वो उसे अपनी आंखों को बड़ी कर देखने लगती है। सुस्मिता, आपको कैसे पता सर? डी के एक एटीट्यूड के साथ, भोपाल के इस शहर में किया होता कि और किया नहीं उसकी हर बात की खबर रखता हूँ। मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज क्या करते हैं उसकी नहीं रखूंगा। सुस्मिता, आपको जिसकी खबर रखनी है रखिए, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये बोल जाने लगती है कि डी के, पर तुम्हारे दोस्त के डैड को बहुत फर्क पड़ेगा। सुस्मिता रुक कर, आप कहना क्या चाहते हैं सर? मेरे दोस्त के डैड का इसे क्या लेना देना? डी के, अब जब वो मेरी एम्प्लॉई को अपनी कंपनी में जॉब देंगे तो लेना देना तो पड़ेगा ही, और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना ही होगा। सुस्मिता थोड़ा गुस्से में, साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहते हैं? डी के कॉफी की आखिरी सिप लेकर उसे टेबल पर रखते हुए, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले कहा था तुम मुझे छोड़कर जाओगे या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम ही तो मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम ना इस जॉब को और ना ही मुझे छोड़कर जाओगी, समझ आए बात मेरी? सुस्मिता का तो अब गुस्सा बढ़ने लगा था, फिर भी वो अपने गुस्से को दबाकर अपने दांत पिसते हुए, सर मुझे जॉब करनी है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी, कोई और नहीं। बहुत अजीब इंसान है आप, जब मैं इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहती थी तो मुझे जॉब से निकलना चाहते थे, और जब मैं खुद ये जॉब छोड़कर जा रही हूँ तो आप डिसाइड करेंगे कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने सोच लिया है और मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। डी के अपने चेयर के एक साइड पर अपने एक हाथ को रख बड़े ही आराम से पर धमकी भरे लहजे में, इतना सोचा है तो थोड़ा और सोच लो, तुम्हारे दोस्त के डैड की कंपनी इस भोपाल की कई बड़ी कंपनियों के आगे बहुत छोटी है। अपने हाथों की उंगलियों से दिखते हुए सोचो, अगर उस छोटी सी कंपनी में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो और सब कुछ जल कर राख हो जाए तो, सोचो उस कंपनी पर फौरों का इंजाम लग जाए तो, सोचो अगर वो कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा तुम्हारी दोस्त का, क्या होगा तुम्हारी दोस्त के डैड का? जो तुम्हें जॉब दे रहे हैं उन्हें खुद जॉब ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। सुस्मिता इस बार चीला पड़ती है, बस कीजिए सर, क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका या मैंने क्या बिगाड़ा है आपका जो आप अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझे इस तरह की धमकी दे रहे हैं? कोई भी सेक्रेटरी मिल सकती है आपको, फिर क्यों? डी के उसी तरह शांत भाव से, मिल सकती है, कोई भी मिल सकती है, पर तुम अलग हो, तुम सेक्रेटरी नहीं सेक्रेटरी साहिबा हो। डी के उस रिजाइन लेटर को अपने हाथ में लेकर सुस्मिता को देखते हुए, पार्टी खत्म होने तक का वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो, तब तक ये रिजाइन लेटर मेरे पास है, तुम खुद आकर लेगी तो अच्छी बात है, वरना जिसे तुम धमकी कह रही हो उसे हकीकत होने में वक्त नहीं लगेगा। सुस्मिता उसकी बातों से अब परेशान हो चुकी थी और उसे अब और बहस करने की हिम्मत नहीं थी, तो वो बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगती है। कि डी के एक बार फिर, एक कप कॉफी राइट नाउ। सुस्मिता उसे इस ऑर्डर को सुन चुपचाप वहां से चली जाती है, पर कोई जो स्टडी रूम के बाहर की खिड़की से सब कुछ देख और सुन रहा होता है, और वह कोई और नहीं अवनी और उसके मामा थे, जो सुस्मिता के जाने के बाद आपस में बात करने लगते हैं। मामा जी, इसीलिए ये लड़की मुझे पसंद नहीं, एमरा भांजा जो कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लता वो एक मामूली सी लड़की में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। अवनी अपने मामू को देख मुस्कुराते हुए, मामू कैसी बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है न कि भाई किसी लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वरना आप क्या चाहते हैं आपकी तरह वह भी कुंवारे रहे? मामा जी थोड़ा दुखी होते हुए, दुखती रग पर हाथ रखने की क्या जरूरत है बेटा? अवनी, तो फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं आप कि आपको वो लड़की पसंद नहीं आई, और इसी वजह से आप उनसे इतनी रुडली बात कर रहे थे? हाँ। मामा जी अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं और अवनी से कहते हैं, क्या करता बेटा, मुझे डर है कि कहीं ये लड़की मेरे भांजे को तकलीफ ना पहुंचाए। अवनी, देखा न अभी आपने कौन किसको तकलीफ पहुंचा रहा है, भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। मामा जी, वो तो है बेटा, पर अब इस जिंदी इंसान को कौन समझे? अवनी, कौन समझे, ये सोचने से अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले, वरना भाई ने देख लिया न तो उनकी जिद हम पर भारी पड़ जाएगा। और दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। पार्टी की तैयारी भी हो चुकी थी और शाम के वक्त लोग भी आने शुरू हो चुके थे। धीरे धीरे शाम रात में डल गई।
डीके और मिस्टर डिसूजा दोनों की ही नई प्रोजेक्ट की अनाउंस की गई और दोनों ही स्टेज पर खड़े एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे होते हैं। डीके जो आज बिल्कुल ही अलग लग रहा था, उसके ऊपर पार्टी में आए कई बिजनेसमैन की बेटियां जो खासकर यहाँ डीके के लिए आई हुई थी। उन लड़कियों की नज़र तो डीके से हट ही नहीं रही थी। डीके लग भी इतना हैंडसम था, उस पर वो ब्लैक कलर के उस 3 पीस सूट में किसी प्रिंस की तरह लग रहा था, पर उसकी नज़र तो किसी और को ही ढूंढ रही होती है। वो सभी बिजनेस मेंबर से मिलने लगता है, पर फिर भी उस बीच में भी वो पार्टी में अपनी नज़रों से एक बार सुस्मिता को ढूंढने की कोशिश जरूर कर लेता है, पर उसे वो कहीं नज़र नहीं आती है। कुछ वक्त वही गुजर जाते हैं और इस वक्त डीके अवनी के साथ खड़ा अपने कुछ पार्टी के मेंबर से बातें कर रहा होता है और उसी बीच अवनी नोटिस करती है कि डीके की निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं, जिसे सुस्मिता डीके को शरारत भरे लहजे में, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है न, तब से देख रही हूँ आप किसी को ढूंढ रहे हैं, कौन है वह? डीके, सब ठीक है छोटी, में किसे ढूंढगा? अवनी, ओह मुझे लगा शायद आप किसी को ढूंढ रहे हो। फिर डीके के कान के पास जाकर, शायद अपनी सेक्रेटरी साहिबा को। डीके उसे घूरने लगता है, तो अवनी, ऐसे घूर हूँ मतलब मैंने सही कहा। और वो वहाँ से डीके से बचने के लिए इसकूच कर वहाँ से हट जाती है और डीके उसे गुस्से से जाते हुए देख रहा होता है कि डीके की नज़र अवनी के पीछे से आती एक ब्लू कलर की एक लॉन्ग गाउन पहने हल्का मेकअप किए हुए बाल खुले रखने वाली लड़की पर जाती है और उसकी खूबसूरती में तो जैसे एक ही नज़र में डीके वही उसी पार्टी में टहल ही जाता है। आज के लिए इतना ही, तो क्या करेगी सुस्मिता डीके की इस जिद के आगे? कैसे बीतने वाली है ये पार्टी जो इतनी शांति से शुरू हुई, क्या उसी तरह बीत जाएगी? क्या मोड़ लेने वाली है ये कहानी? पार्टी नाइट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। डीके जो सुस्मिता को देख उस भरी महफिल में भी खुद को अकेला समझने लगा था, जैसे उसके आसपास कुछ हो ही ना, और सुस्मिता जो चलते हुए सीधे डीके की ही तरफ बढ़ रही होती है। पर अचानक ही सुस्मिता मुड़ अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज के साथ जाकर बात करने लगती है, जिसे देख डीके अपने ख्यालों से बाहर आता है और वह देखता है कि सुस्मिता उसकी टीम के साथ बात कर रही होती है। सुस्मिता को देख जूली, क्या बात है सुस्मित, तुम इस पार्टी में किसी कयामत की तरह आई हो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो सचमुच। रिया भी जूली की बात सुन सुस्मिता की तारीफ करते हुए, जूली सही कह रही है मेरी जान, तुम सचमुच बहुत सुंदर लग रही हो, ये डज और इसका कलर तुम पर बहुत सूट कर रहा है। सुस्मिता मुस्कुराते हुए, थैंक यू सो मच, पर इतनी भी झूठी तारीफ मत करो कि मुझे अच्छा ना लगे। सुस्मिता ने इतना ही कहा था कि रोहन जो ड्रिंक लिए हुए उनके पास पहुंच, इन दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा है। सुस्मिता, तुम जितनी सुंदर साड़ी में लगती हो उतनी ही सुंदर इस ड्रेस में लग रही हो, वैसे किसकी पसंद है, तुम्हारी या किसी और की? सुस्मिता उसी तरह मुस्कुराते हुए, थैंक यू, ये ड्रेस मेरी दोस्त ने पसंद की है। डीके सुस्मिता और रोहन का हंस कर बात करना कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा था, उसके नज़र में तो गुस्सा ही उतर आया था। तो ये है वो सेक्रेटरी साहिबा। डीके के कानों में राहुल की आवाज जाती है जो ड्रिंक लिए डीके के पीछे खड़ा था। डीके उसे देख, तो आ गया तू, इतना वक्त लगता किसी को अपने दोस्त की पार्टी में? राहुल मुस्कुराते हुए, नहीं मैं दोस्त की पार्टी में नहीं आया हूँ, बिजनेसमैन डीके वर्मा उर्फ दृश्य किशन वर्मा की बिजनेस पार्टी में आया हूँ। डीके, तो शांति से ड्रिंक करना, बिजनेस पार्टी में बिना बिजनेस रिलेटिव लोगों को सिर्फ ड्रिंक करने के लिए बुलाया जाता है। राहुल मुस्कान देते हुए, हाय किसी की बेइज्जती करना तो कोई तुझसे सीखे। फिर सुस्मिता की तरफ इशारा कर, वैसे तेरी सेक्रेटरी साहिबा है बहुत खूबसूरत। डीके सुस्मिता को देखते हुए, मुझे पता है, तुझसे पहले से जानता हूँ। तभी उस पार्टी का होस्ट यानी रवि, जिसे ये जिम्मेदारी दी गई थी, वो स्टेज पर माइक लिए, हेलो एवरीवन, तो जैसा ये पार्टी अपने सबाब पर चल रही है एंड आई होप एवरीवन एंजॉय द पार्टी, इतने अच्छे मौके पर मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा डांस सेलिब्रेशन हो जाए और आप सब इसे ज्वाइन करें और हो सके तो इस सॉन्ग को फील करके डांस करें। रवि ने अपनी बात खत्म की और सॉन्ग स्टार्ट होती है। सॉन्ग के म्यूजिक से ही कितने ही लोगों को अंदाजा हो जाता है कि यह एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसे कितने ही बिजनेस कपल डांस फॉलो पर आपने अपने पार्टनर के साथ पहुंच जाते हैं। और सॉन्ग शुरू होता है, सुनो ना कहे क्या, सुनो ना दिल मेरा, सुनो ना सुनो जरा, तेरी बाहों में होगी सुबह बेइंतहा बेइंतहा बेइंतहा। और सभी कपल डांस करने लगते हैं। इस सॉन्ग में एक अलग ही जादू है जो सभी को डांस करने के लिए मजबूर कर देता है।
सिस्मिता मुस्कुराते हुए सभी को डांस करता देख रही होती है। जूली रवि के साथ डांस कर रही होती है। रोहन ने भी सिस्मिता से डांस के लिए पूछा तो उसने बड़ी ही नर्मत से मना कर दिया, तो वह भी चुपचाप उसके साथ खड़ा डांस देख रहा होता है। रिया रोहन को डांस के लिए पूछती है तो रोहन भला कैसे किसी खूबसूरत लड़की के साथ डांस करने का मौका छोड़ सकता था, और तब जब खुद सामने से ऑफर आया हो तो वह भी डांस करने चले जाते हैं। राहुल और डीके भी डांस को देख उसे एंजॉय कर रहे होते हैं कि राहुल डीके को जाकर पूछ ले अपनी सेक्रेटरी साहिबा से जॉब के लिए ना सही डांस के लिए ही मान जाए। डीके उसे घूरते हुए, एक बात उसे सेक्रेटरी साहिबा सिर्फ मैं बुला सकता हूँ, 2 वह जॉब के लिए हाँ बोले भी ना इस पार्टी से नहीं जा सकती, 3 वो कभी मेरे साथ डांस करने के लिए नहीं मानेगी। राहुल उसके कंधे पर हाथ रखकर इतने हैंडसम लड़के के ऑफर को वो टुकरा नहीं सकेगी। डीके उसे अपनी भारी आवाज में, इसी हैंडसम लड़के ने उसे जॉब के लिए भी ऑफर की है। राहुल, अरे वो तो तेरी जिद है ना यार, और उसे भी तो तूने कंफ्यूज कर रखा है, जॉब पर रखना है नहीं रखना है, तो वो क्यों हाँ करेगी। डीके कुछ कहने ही वाला होता है कि उसकी नज़र सिस्मिता के पास आ रहे एक लड़के के पास जाती है। वो लड़का सिस्मिता के सामने अपना के हाथ बढ़ते हुए, हियर ब्यूटीफुल हु विल बी डांस विथ मी। डीके उस लड़के को सिस्मिता को डांस ऑफर देते हुए देख एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सा ही भाव आ जाता है। वो जेलेस था या कुछ और जो भी था, डीके के लिए अलग भाव थे। उसकी तो ध्यान था कि सिस्मिता उसे क्या जवाब देगी। तभी सिस्मिता उस लड़के को एक छोटी सी स्माइल करते हुए बड़े ही पोलाइटली, थैंक्स फॉर ऑफर बट माई हेल्थ इज नॉट गुड सो सॉरी। उस लड़के को सिस्मिता का इतने अच्छे से उसे मना करता देख वो लड़का, अगर डांस करने का मन नहीं है तो आप साफ साफ ना कह सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सिस्मिता उसके इस बात को सुन थोड़ा हिचकाते हुए वो एक छुली, ओ राइट मुझे डांस करने का मन नहीं है। वो लड़का उसके साथ खड़ा होकर डांस देखते हुए, वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ। सिस्मिता, सिस्मिता शर्मा, डीके वर्मा सर की सेक्रेटरी हूँ मैं, और अब आप। वो लड़का, जॉन डिसूजा, जिसके साथ आपकी कंपनी आगे काम करने वाली है, मिस्टर ओजस डिसूजा, मैं उनका बेटा हूँ। सिस्मिता उसकी ये बात सुन कि वह मिस्टर डिसूजा का बेटा है, उसकी तो आंखें ही फैल जाती हैं, क्योंकि इस पार्टी में इस वक्त जॉन से ज्यादा साधारण व्यक्ति कोई नहीं लग रहा था। उसने सिर्फ एक वाइट शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट पहन रखे थे, उसके शूज भी बहुत ही नॉर्मल पहन रखे थे, वो किसी भी बैरन के नहीं लग रहे थे। सिस्मिता उसे कुछ कहने ही जाती है, एक साथ कई लोगों की तालियों की गुज उस पूरे हॉल में गुजने लगती है, और सिस्मिता का ध्यान जॉन से हट डांस फ्लोर पर चला जाता है, जहां सभी अब डांस खत्म कर नीचे उतर रहे होते हैं। पर कोई था जिसका ध्यान अभी भी उस पर ही था। वो था डीके, जो कब से सिस्मिता और जॉन को अपने उस गुस्से भरी नज़र से घूर रहा था। सिस्मिता के पास रिया और जूली आकर, रिया जान मैं तो पूरा थक गई इस डांस से। जॉन वहां से जा चुका था अपने दोस्तों के पास। सिस्मिता रिया की बात सुन उसे छेड़ते हुए, तो किसने बोला था तुझे रोहन को सामने से डांस के लिए पूछने को। रवि जब ये सुनता है कि रिया ने सामने से रोहन को डांस के लिए पूछा था तो वह मुंह बनाते हुए, झूठी, मुझे तो बोला तुझे मन नहीं है। रिया उसे मजाक करते हुए, मैंने कहा मुझे डांस करने का मन नहीं है तेरे साथ, पूरा तूने सुना नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है। रोहन वहां नहीं था और जूली, रिया, सिस्मिता आपस में बातें कर रही थी। वो सिस्मिता को बता रही थी कि उस पार्टी में मौजूद जितनी भी अमीर लेडी आई हैं उतने कितने नखरे हैं, और उन सभी की अतरंगी बातें सुन सिस्मिता की हंसी रुकने को ही नहीं थी, पर फिर भी वो पार्टी में होने के कारण सिर्फ दबी हंसी ही हंस सकती थी। इस बीच अचानक ही सिस्मिता की नज़र जॉन पर जाती है, जो अपने कुछ बिजनेस फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा होता है। सिस्मिता अपनी हंसी को रोक, अच्छा सुनो सुनो, वो लड़का क्या सच में मिस्टर डिसूजा का बेटा है। जूली सिस्मिता की तरफ देखते हुए उस तरफ देखकर, कौन कौन, वो जो व्हाइट शर्ट में खड़ा है। सिस्मिता, हाँ वही, अभी मेरे पास डांस के लिए पूछने आया था। जूली उसकी बात सुन अपने मुंह पर हाथ रखते हुए, क्या बात कर रही हूँ, वो जॉन डिसूजा, वो सच में तुमसे बात करने आया था। रिया उसे एक नज़र देख, डोंट से कि तुमने उसे डांस के लिए ना कह दिया। सिस्मिता उन दोनों की तरफ देखकर, हाँ मुझे पता नहीं था कि वह कौन है और मेरा मन भी नहीं था। जूली शॉक होकर, तुम्हें जॉन के बारे में नहीं पता, इतना झूठ तो मत बोलो। सिस्मिता अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए,
नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, तुम दोनों ही बता दो कौन है वो और क्या बात है उसमें। रिया, तो सुनो, ये सिर्फ मिस्टर डिसूजा का बेटा नहीं बल्कि एक बहुत ही कामयाब इंडियन मॉडल भी है और इसकी ऐसी सिंपलिसिटी पर सारी की सारी लड़कियां मरती हैं, उस पर उसके एक ऑफर का इंतजार करती हैं। जूली सिस्मिता को देख रही हो, कितना हैंडसम है पर कितना सिंपल भी, और आज तक उसके साथ किसी लड़की का नाम तक नहीं जुड़ा। सिस्मिता, तुम दोनों तो ऐसे तारीफ कर रही हो जैसे इसके जैसा लड़का तुम दोनों ने आज तक नहीं देखा। रिया, तुमने देखा है तो बोलो, हम भी जाने। सिस्मिता, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम दोनों को बात सकती हूँ। सिस्मिता कहते कहते रुक जाती है, उसे रुकता देख जूली, क्या हुआ, बोल, कौन है वह इंसान जो जॉन की टक्कर का हो। सिस्मिता कुछ सोच चुप हो जाती है और अपने मन में ही, क्या करने जा रही थी सिस्मिता तू, अगर गलती से भी तेरे मुंह से उस खड़ूस अखड़ू के लिए कोई भी तारीफ के शब्द निकल जाते तो ये लोग क्या सोचते तेरे बारे में। रिया, जब कोई है ही नहीं तो नाम किसका लेगी। सिस्मिता, ठीक है मैं मान गई, कोई नहीं है उसके टक्कर का। रोहन सामने से आकर उन तीनों को, चलो खाने का वक्त हो चुका है, भूख नहीं लगी क्या तुम सबको, या सिर्फ बातों से ही पेट भरना है। उसकी बात पर जूली, तुम्हें बात करके पेट भरना हो तो भर लो, हम क्यों भरे। और तीनों वहां से चल देती हैं, तीनों ही फूड काउंटर के पास पूछती हैं, खाने की पैलेट लेते हुए, यार मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। सभी अपने पाने पेल्स में खाना लेते हुए एक तरफ होते हैं और सभी बातें करते हुए खाने का मजा उठा रहे होते हैं। इधर डी के अवनी, राहुल और मामा जी सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं कि उन्हीं में से अवनी खाना खाते हुए, भाई आपकी टीम नहीं दिख रही, सब कहाँ है। डी के खाने की पेट पर ध्यान देते हुए, वह भी कहीं डिनर ही कर रहे होंगे, पर तुम क्यों पूछ रही हो। अवनी थोड़ा स्माइल करते हुए, वो जब से पार्टी शुरू हुई है आपकी सेक्रेटरी साहिबा आपके साथ एक बार भी नहीं दिखी, इसलिए पूछा। उसके इस सवाल पर डीके उसे घूर कर देखता है और कहता है, खाने पर फोकस करो समझी। उसे घूरता देख, क्या भाई, जब भी मैं आपकी सेक्रेटरी साहिबा के बारे में बात करती हूँ तो आप मुझे खा जाने वाली नज़रों से क्यों घूरते हो। राहुल अवनी को मना करते हुए, अरे अरे क्या कर रही हो तुम, डीके की सेक्रेटरी को सिर्फ डीके ही सेक्रेटरी साहिबा बुला सकता है। तो अवनी खाने का निवाला लेकर, क्या बात है भाई, ऐसा भी है, आपने बताया ही नहीं। और अवनी इतना बोल वहां से चली जाती है। डीके राहुल को गुस्से से घूर रहा होता है, जिस पर राहुल, मुझे घूरने से अच्छा होगा तू अपनी सेक्रेटरी को देख, कहाँ है वो इस वक्त, वैसे मुझे जॉन भी नहीं दिख रहा। डीके अपनी दांत पिसते हुए, मुझे उसे क्या कोई दिखे या ना दिखे। इधर सिस्मिता के साथ साथ सभी का खाना हो चुका था और सभी आइसक्रीम का मजा ले रहे थे, जिसमें जूली, यार जो भी कहो, ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ। और सभी उसकी बात में हामी भरते हैं कि तभी सिस्मिता का फोन बज उठता है, तो सिस्मिता अपनी आइसक्रीम को टेबल पर रख अपने पर्स से फोन निकलने लगती है। वो उसे निकल देखती है तो भाई नाम स्क्रीन पर फैलेस हो रहा होता। सिस्मिता फोन उठाकर उन सभी से थोड़ा दूर होते हुए फोन को रिसीव करती है और बोलती है, हाँ संजीव बोलो। उधर से, संजीव नहीं माँ बोल रही हूँ। सिस्मिता, हाँ माँ बोलो, क्या हुआ। माइत्री जी अपने परेशान भाव में, हुआ कुछ नहीं है बेटा, तो अब तक घर नहीं आई, हमेशा तो इस टाइम से पहले ही आ जाती है, फिर आज। सिस्मिता, माँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप शायद भूल रही हैं कि आज मैं पार्टी में आई हूँ और मैंने कहा था न कि मुझे घर आने में लेट हो जाएगा, तो आप सब मेरा वेट मत करना। माइत्री जी, अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। तभी उसी फोन पर सिस्मिता के पिता माधव जी माइत्री जी के फोन के पास आकर, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, कुछ भूली नहीं थी, ये चेक करना चाहती थी तुम कैसी हो। सिस्मिता अपने पापा की आवाज़ सुन खुश होते हुए, कोई बात नहीं पापा, माँ ने फ़ोन कर लिया तो सही, क्या है। अच्छा आप सब खाकर सो जाइए, मैं आऊँगी तो फ़ोन करूँगी, अभी मैं रखती हूँ। माइत्री जी गुस्से भरी आवाज़ में, क्या कर रहे थे आप, और क्या ज़रूरत थी प्यारी को ये बताने की, मैं भूली नहीं। माधव जी उसे प्यार भरी आवाज़ में, ताकि उसे पता चल सके कि कोई है जो सब जाते हुए भी उसका इंतज़ार कर रहा है और वो जल्दी आए। मैत्री जी, और इसकी क्या जरूरत है, बच्ची को उसके काम से भटकने की क्या जरूरत है। माधव जी उन्हें समझते हुए, अभी तो वो नई है तो ज्यादा काम नहीं है उसके पास, तो वो हमें अभी तो वक्त दे ही सकती है, फिर जब वो अपने काम में पूरी तरह से बिजी हो जाएगी तब क्या करेगी, इसी वक्त को याद करेगी।
इधर पार्टी में सुस्मिता अपने दोस्तों को, सॉरी गाइस पर अब मुझे निकलना होगा, घर पर मेरी फैमिली वेट कर रही है। जिस पर जूली, अरे इतनी जल्दी क्या है? रिया, अरे जाने दो उसे, अभी उसके फैमिली मेंबर का फोन आया था। इस बात सभी ठीक है बोल उसे जाने देते हैं और सुस्मिता भी सभी को बाय बोल जाने के लिए 2 कदम चलती है कि दूसरी साइड से आ रही जॉन से टकरा जाती है। सुस्मिता गिरने ही वाली होती है कि जॉन उसे संभालते हुए अपनी बाहों में भर लेता है और सुस्मिता गिरने से बच जाती है। उन दोनों को सभी लोग उस अवस्था में देख सुस्मिता के ना गिरने पर खुश हो रहे थे और सभी आकर सुस्मिता से पूछने लगते हैं कि वो ठीक तो है ना, और सुस्मिता भी जॉन से तुरंत ही अलग हो गई थी। रिया परवाह करते हुए, सुस्मिता मेरी जान तुम ठीक हो? इसी तरह के सवाल लगभग सभी पूछ रहे थे, जिसे सुस्मिता मुस्कुराते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब चिंता मत कीजिए, उनकी नहीं करनी तो मेरी कर लीजिए। जॉन उन सभी की उस आवाज में अपनी बात कहता है क्योंकि गिरने वाला वह भी था पर किसी का ध्यान उस पर गया ही नहीं। उसकी बात सुन सभी उसे भी जल्दी जल्दी उसका भी हाल चाल पूछने लगते हैं और इन सब में सुस्मिता जॉन से, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। सुस्मिता का इतना ही बोलना था कि उसका हाथ पकड़ उसे कोई उस भीड़ से खींचते हुए वहां से ले जाता। सुस्मिता को वो खींचता देख सब शौक रहते हैं और सबसे ज्यादा तो तब जा वो खींचने वाला खुद उसन का बॉस ही होता है। डीके ने सुस्मिता को जॉन की बाहों में देख उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और वह उसे वहां से ले जाने से खुद को रोक ही नहीं पाए और सब वहां अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ उस नज़ारे को देख सकते थे पर कुछ भी करने की या बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। डीके सुस्मिता को खींचते हुए सीधे स्टडी रूम में लाता है और डोर लॉक कर उसे अपने सामने करते हुए, मुझे जवाब चाहिए और वो सिर्फ हाँ होना चाहिए। डीके की इस बात में इतना गुस्सा दिख रहा होता है कि उसे सुस्मिता अंदर तक डर जाती है पर वह उसके सामने ये जाहिर नहीं होने देती और वह भी उसी लहजे में, आपके पास ही आ रही थी, इस तरह सबके सामने ये हरकत करने की क्या जरूरत थी। डीके टेबल पर अपने हाथ मरते हुए गुस्से में, मुझे कौन सी हरकत करनी है या नहीं ये मुझे तुमसे जाने की जरूरत नहीं है, और टेबल के ड्रॉ से निकलकर रिजाइन पेपर देता है, लो इसे, और जो यहाँ से कल आपने जॉब को एक नए तरीके से करने के लिए तैयार रहना है। फिर ड्राइवर को आवाज लगाकर, मैडम को इनके घर छोड़ दो। सुस्मिता जो अपने हाथों में वो रिजाइन पेपर लिए कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी, वह डीके से बस इतना ही कहती है, सर आपकी इस जिद के आगे से याद लोग झुक जाते हैं पर मैं झुकी नहीं हूँ, मुझे झुकाया गया है, मुझे मजबूर किया गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कभी मेरी मर्जी से मुझे अपने सामने नहीं झुका पाएंगे। सुस्मिता बोल वहाँ से चली जाती है। आज के लिए इतना ही। तो अब जब फाइनली सुस्मिता की जॉब अब पूरी तरह से कंफर्म हो गई है तो क्या होगा अब? क्या मोड़ लाएगा ये जॉन सुस्मिता और डीके की इस कहानी में? क्या नए तरीके से शुरू होने वाला है सुस्मिता के जॉब में? डीके क्या करने वाला है आगे?